वैसे तो इस कहानी की शुरुआत सेकंड एपिसोड के एंड में ही हो जाती है, बट क्यूरियोसिटी आपको जीने नहीं देती, इसलिए इस कहानी को पूरी तरह से एंड करते हैं इस पार्ट में जहां पर एक पर्सन एक लड़की को आइसक्रीम दिलाकर उसे अपने साथ ले जाता है अपने घर और सिर्फ अपनी उसी बेटी के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाते हैं ये लोग। और कहानी को अब यहाँ से स्पीड ट्रैक में ले जाने से पहले हम कुछ डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं कि हायुंग ने पिछले एपिसोड में प्रोफाइलर की जॉब को एक्सेप्ट की थी। मतलब कि वो एक पुलिस ऑफिसर तो है, बट साथ ही वो एक स्पेशल ऑफिसर भी है जो कि अब सभी तरह के क्रिमिनल से पूछताछ करके उनका डाटा कलेक्ट करेगा कि उन्होंने वो सारे क्राइम्स क्यों किए। साथ ही इनकी टीम को ज्वाइन करने के लिए आता है एक यंग ऑफिसर जिसका नाम होता है जुंगवो, जिसे अभी के लिए तो ये ऑफिसर्स ऑफिस में ही रुकने के लिए कहकर निकल जाते हैं अपने पहले क्रिमिनल से मिलने जिसने एक लड़की को मारकर उसके 23 टुकड़े किए होते हैं रिपोर्ट के अनुसार। तो वह ये कहता है कि 23 नहीं बल्कि 24 टुकड़े किए थे। हाथ और पैर को दो हिस्सों में काटो तो सर और धड़ को मिलाकर कितने हुए? 10। फिर आंखों को खींचकर बाहर निकाला, होठों को मिलाकर 14। और इसी तरह से वो और भी डिटेल्स देने लगता है जिनमें से पुलिस एक पार्ट को गिनना भूल गई थी, उस लड़की की जुबान, जिसे मिलाकर होते हैं टोटल 24 पार्ट उस लड़की के। ये पर्सन भले ही एक क्रिमिनल हो बट यही इस केस को सॉल्व करने में काफी हेल्प करेगा, बट इसकी भी बहुत ज्यादा डिमांड होती है। ये सिर्फ तभी बात करता है जब इसका मन हो और एक तरह से इससे कुछ उगलवाना आसान भी नहीं होता। और सिर्फ 10 मिनट की बात करने के बाद वो उन्हें फिर कभी आने के लिए कहता है जब उसका मन हो उनसे बात करने का। तो वहीं उस 5 साल की बच्ची को गायब हुए ऑलमोस्ट 1 महीने से भी ज्यादा का टाइम हो गया होता है और अभी तक पुलिस के हाथ एक भी सबूत नहीं लगा होता। और एक दिन जब एक ओल्ड लेडी कचरे में से कबाड़ उठा रही होती है तो उसे कुछ बॉडी पार्ट्स दिखाई देते हैं जिन्हें बहुत सारे टुकड़ों में काटकर अलग अलग पॉलिथीन में डालकर वहां पर रखा गया होता है, जिनमें से एक पॉलिथीन को जब ये ओपन करती है तो उसमें से निकलते हैं बॉडी पार्ट, जिसे पुलिस को बुलाया जाता है वहां पर। और इस केस की इन्वेस्टिगेशन हेड होती है मिस युन, जो कि उसे उसी बच्चे के पार्ट समझकर ब्रीफिंग करती है अपने सभी ऑफिसर्स को ताकि ये सब उसके और भी पार्ट ढूंढ सके उस इलाके में। जो कि जब पूरे इलाके की तलाशी करते हैं तो उन्हें अलग अलग जगहों पर कुछ और हिस्से मिलते हैं जिन्हें जब सर और धड़ मिलता है तो उसी के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाता है उस बच्चे के पेरेंट्स को ताकि वो उसकी पुष्टि कर सकें। और अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है स्पेशल क्राइम यूनिट, मतलब कि सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ उन्हीं के पास होती है और सिर्फ उसी के बारे में जब हायोंग की टीम इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए जाती है तो उन्हें कुछ दिया भी नहीं जाता। इवन कि जब कैप्टन युनसू अपने हेड से बात करने के लिए जाते हैं तब भी उनकी एक भी नहीं सुनी जाती, जस्ट बिकॉज कि उनकी टीम की कोई आइडेंटिटी नहीं होती अब तक और उसे किसी और ही मतलब के लिए बनाया गया होता है इमरजेंसी में। और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जब ये क्राइम यूनिट के पास जाते हैं तो वहाँ की हेड युनटे इन्हें कुछ देने से भी मना कर देती है और साथ ही वो इनकी टीम का मजाक उड़ाती है सो अलग। और ये सब वो इंटेंशनली करती है हायोंग को देखकर। पता नहीं हायोंग और उसका क्या लफड़ा होता है, पर इन दोनों में 36 का आंकड़ा होता है किसी बात को लेकर। और बात जब टॉपिक से निकलकर पर्सनल होती जाती है तो हायोंग भी कुछ कह देता है जिसके बाद तो ये उसकी एक भी नहीं सुनती। और प्रॉब्लम अब मेरी तरफ से यहाँ पर ये है कि आज बारिश हो रही है और मैं इस कहानी को किसी भी हाल में फिनिश करना चाहता हूँ आज। सो जिसे भी बारिश की आवाज सुनाई दे प्लीज अंडरस्टैंड माई सिचुएशन कि ये स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट एक हफ्ते से लटकी हुई है जिसकी डिमांड काफी दिनों से चल रही है। एंड नाउ बैक टू स्टोरी, जहाँ पर इनके पास सिर्फ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है जिनमें से एक सोर्स होता है न्यूज़पेपर, जिसके लिए ये जुंगवो को काम पर लगाते हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन में से कुछ मेन पॉइंट्स की लिस्ट बनाए। तो वहीं बाकी के सोर्स होते हैं युनसू के फ्रेंड्स एंड कलीग जो कि सेम उसी क्राइम यूनिट में काम करते हैं और बातचीत में ही वो उसे बहुत सारी बातें बता देते हैं और सेम दोस्ती के नाते ही वो उनके एविडेंसेस की कुछ फोटोज भी खींच लेता है। तो वहीं इस केस के लिए भी हायोंग कई बार जेल जाता है उस क्रिमिनल से पूछताछ करने कि उसी की तरह एक और क्रिमिनल है जिसे पकड़ने में उन्हें उसकी हेल्प चाहिए और उससे पूछता है कि उसने उस लेडी के शरीर के इतने सारे टुकड़े क्यों किए, जिसके लिए ये बताता है कि शरीर को काटना इतना आसान नहीं, बहुत मेहनत लगती है उसे काटने में और शरीर को काटने का इसका रीजन होता है उसे छुपाना, क्योंकि इतनी बड़ी लाश को वो कहाँ पर छुपाएगा जबकि शरीर के टुकड़े को वो तो कहीं पर भी फेंक सकता है। और सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर जब ये उन्हें अरेंज करते हैं एक सीरीज में तो इन्हें बहुत सारी बातें पता चलती है, जैसे कि उस खूनी ने उसके बॉडी पार्ट्स को ब्लैक कलर की थैली में डाला था और वो भी डबल थैलियों में। और ऐसा सिर्फ मीट शॉप वाले ही करते हैं जो कि बूचर का काम जानते हो और इसलिए
लिए वो पर्सन यही काम करता होगा। साथ ही शरीर के टुकड़े बहुत ही सफाई से किए गए होते हैं, मीन्स कि वो इस काम में माहिर होगा। और जिस तरह से उसने बॉडी पार्ट्स को जमाने के लिए उन्हें बर्फ में रखा होता है, उसके हिसाब से उसके पास जरूर एक बड़ा सा फ्रिज भी होना चाहिए, क्योंकि इंसान को काट कर वो अपनी शॉप में तो नहीं रखेगा। इसलिए वो पर्सन एक ऐसा इंसान हो सकता है जो कि ये काम जानता हो बट अभी रिटायर्ड हो और अपने घर पर होगा। तो वही क्राइम यूनिट भी इस केस को सेम ही एंगल से देख रही होती है, बट साथ ही उस क्रिमिनल को मेंटल भी समझ रही होती है कि वो पर्सन दिमागी रूप से पागल होगा, और इसलिए ये दिमागी रूप से पागल इंसान की खोज कर रहे होते हैं, क्योंकि इनका मानना होता है कि एक 5 साल की बच्ची को मारकर उसके इतने सारे टुकड़े करना सिर्फ एक पागल ही कर सकता है। और जब इनकी इन्वेस्टिगेशन में इन्हें सलाह देने के लिए हायोंग आता है, तो वो उस पर राशन पानी लेकर चढ़ जाती है कि वो उसे ना बताए कि उसे क्या करना चाहिए, बस इसे तो अपनी खुन्नस निकालने का एक मौका चाहिए होता है। इसलिए ये उसकी एक भी नहीं सुनती और उसके हर एक बात का विरोध करती है। और इसी तरह से पूरा महीना निकल जाता है, बट फिर भी इनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। जाहिर सी बात होती है कि वो सब एक साथ काम नहीं कर रहे होते और बिना रिसोर्सेज के एनालिसिस टीम भी कुछ कर नहीं पाती। पर वो इस नतीजे तक जरूर पहुंचती है कि उस लड़की को काट कर फ्रिज में रखा गया होगा, और वो भी घर में इस्तेमाल होने वाले फ्रिज में। और ये बात जब इन्हें पता चलती है तो ये मुर्दा घर में जाकर उस लाश को फिर से देखने लगते हैं, जिसपे फ्रिज स्लैब्स के निशान बने होते हैं। मींस की हायोंग की टीम सही राह में इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, और ये सब सिर्फ टाइम वेस्ट। और सेम रीजन के लिए यून को कुछ ऑफिसर्स एनालिसिस टीम के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए कहती है, क्योंकि अगले साल उस टीम को उनकी ऑफिशियल पहचान मिल जाएगी, और तब तक के लिए वो भी क्राइम यूनिट का ही एक हिस्सा है। और सेम उन्हीं की बात को मानकर ये फाइनली एनालिसिस टीम के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने लगती है, और एक साथ अब वो उस तरह के फ्रिज को ढूंढने लगते हैं जिसके निशान उसके बॉडी पर बने हुए दिखाई दिए थे। और यहाँ पर भी सेम एनालिसिस टीम को ही सबूत मिलते हैं उस फ्रिज के मॉडल के बारे में, जो कि उन्हें बताता है एक ओल्ड मैन। तो वहीं इन्हें कुछ और बॉडी पार्ट्स की इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी पर्सन ने रूम में वो पार्ट्स छोड़े होते हैं। वहाँ पर रुकने के बाद जहाँ तक पहुँचते पहुँचते इन्हें रात हो जाती है। जहाँ पर जब ये पहुँचते हैं तो इन्हें बॉडी पार्ट्स के साथ उस लड़की के कपड़े भी मिलते हैं, जो कि उस किलर ने अच्छे से तय करके रखे होते हैं वहाँ पर। और वही सारी बातें ये लोग मीडिया को बताते हैं, जिन्हें ये उम्मीद के अलावा कुछ और दे नहीं पाते। अभी के लिए एनालिसिस टीम अपनी रिपोर्ट देती है क्राइम यूनिट को कि उनके हिसाब से वो पर्सन कौन हो सकता है, और उसकी एज, क्वालिफिकेशन, काम, और वो कहाँ पर रहता होगा। ये सारी बातें उस रिपोर्ट में लिखी जाती है बहुत सारे सिमिलर केसेस के बेस पर, जिनका ये ऑफिसर मजाक उड़ाते हैं, और कोई भी उनकी इस रिपोर्ट को नहीं मानता। यहाँ तक कि इन्हें कोई सपोर्ट भी नहीं दिया जाता इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए ये खुद क्राइम यूनिट के साथ इस केस को सॉल्व करने लगते हैं, और इस केस को संभालते हैं बस 8 से 10 ऑफिसर, जिनमें से मेन होती है मिस यून एंड हायोंग। और सिंस कि इन दोनों का दिमाग अब एक साथ काम कर रहा होता है, ये लोग उस तरह के लोगों की तलाश करने लगते हैं जो कि जेल से कुछ महीनों पहले रिलीज हुए हों, या फिर कुछ महीनों पहले वहाँ पर रहने के लिए आए हों, जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता। तो वही वो किलर अब एक और लड़की पर नजर रखे हुए होता है, जो कि शायद उसे किडनैप भी करता है वहाँ से। और इस टीम के पास अब 4 ऐसे सस्पेक्ट होते हैं जो कि रिसेंटली उस इलाके में रहने के लिए आए होते हैं, जिनमें से जब एक घर के पास हायोंग जाता है तो उसे लगता है कि वही वो मर्डर है। और ये एपिसोड यहाँ पर हो जाती है खत्म। और अगले एपिसोड की शुरुआत भी सेम ही जगह से होती है, जहाँ पर हायोंग बैकअप के लिए अपनी पूरी टीम को कॉल करता है, जिनमें से यून सबसे पहले उस तक पहुँचती है, और ये दोनों मिलकर एंटर करते हैं उस घर में, जहाँ पर वो पर्सन तो नहीं होता, बट जैसा कि हायोंग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि उस किलर को सफाई पसंद होगा, उसका घर पूरी तरह से साफ होता है, हर एक चीज उसके परफेक्ट जगह पर। और साथ ही वहाँ पर वो फ्रिज भी मिलता है, जिसमें उस किलर ने उस लड़की के बॉडी पार्ट्स रखे होते हैं। और उसके दूसरे कंपार्टमेंट में इन्हें एक बैग मिलता है, जिसे बाहर निकालने पर इन्हें मिलती है उस लड़की की हेयर क्लिप, और साथ ही चाकू, और ऐसे ही और भी सारी चीजें, जिससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि वही वो किलर है। बट वो बंदा आखिर है कहाँ? और सिर्फ उसी के आने का ये लोग इंतजार करने लगते हैं, जो कि पूरी रात अपने घर नहीं आता। जिससे सीन यहाँ से शिफ्ट होती है अगले दिन पर, जहाँ पर ये लोग एक ओल्ड लेडी को देखते हैं, जिससे बात करने पर इन्हें पता चलता है कि वही उस घर की मालकिन है, जिसने किसी चो नाम के पर्सन को उस घर को किराए पर दे रखा था। और साथ ही वो ये भी कहती है कि वो तो कई दिनों से घर वापस नहीं आया, इसलिए ये भी अपनी फॉरेंसिक टीम को वहाँ पर बुलाते हैं ताकि वो वहाँ से फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट कर सके। और साथ ही जब ये उसी घर के आसपास की छानबीन करने लगते हैं तो उन्हें वहाँ से 8 उंगलियां मिलती हैं, और ये बाकी दोनों उंगलियों की भी जब छानबीन करने लगते हैं तो उन्हें वो अभी के लिए तो नहीं मिलती। इस केस में इमोशन बहुत ज्यादा भरा पड़ा है। एक 5 साल की बच्ची को मारकर
उसके कई सारे टुकड़े किए गए होते हैं, इसलिए ये कहानी इमोशन के साथ बहने लगती है, जिस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे और सीधा आगे बढ़ेंगे क्रिमिनल की तरफ, जिसकी तलाश करते हुए ये लोग एक मीट शॉप पर जाते हैं जो कि होती है उसके मामा की। मीन्स की जरूर वो पर्सन यहीं से मीट काटना सीखा होगा। साथ ही उसके घर में मिले चाकू और उसके बाकी सारी चीजों पर उसकी सिर्फ 3 उंगलियां ही होती है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि उस पर्सन के हाथ में सिर्फ 3 उंगलियां ही होंगी या फिर वो किसी और ही तरह से उस चाकू को पकड़ता होगा। अभी के लिए इनके पास उसकी फोटो होती है और सेम उसी के आधार पर ये आसपास की सीसीटीवी फुटेज को देखने लगते हैं, जिनमें से ये एक शॉप की फुटेज इनकी काफी मदद करती है क्योंकि वो पर्सन वहाँ पर आया था और सेम वही पर्सन अभी भी उस शॉप में आया होता है कुछ सामान खरीदने, जिसके बारे में जब उस शॉप का ऑनर इन्हें बताता है तो हमें देखने को मिलती है थोड़ी बहुत चेजिंग सीन, जिसके एंड में वो पकड़ा ही जाता है और सेम उसी के बारे में इन्फॉर्म कर दी जाती है इन सब को। तो वही यून उससे पूछताछ कर रही होती है इन सब के बारे में, जिसमें वो उसे ये बताता है कि उसने उस लड़की का किडनैप किया था, पर ये सब उसने कोई प्लान बनाकर नहीं किया होता। ये सब बस वो ऐसे ही कर लेता है पैसों के लिए, ताकि वो उसके पेरेंट्स से पैसों की डिमांड कर सके। और एक तरह से ये कोई स्ट्रॉन्ग रीजन ही नहीं देता उसे मारने का कि उसने उसके इतने सारे टुकड़े क्यों किए। साथ ही उसने यही सारी हरकत 3 साल पहले भी की होती है एक नाबालिग के साथ, बट उसका रेप करके वो उसे जिंदा ही छोड़ देता है और जेल से आने के बाद ये सब। साथ ही वो ये भी कहता है कि उसे वुमेन से बात करने में डर लगती है और सेम रीजन के लिए शायद उसने शादी भी नहीं की होती और मे भी हो सकता है कि इसी के लिए वो छोटी बच्ची को टारगेट कर रहा होगा। रीजन भले ही जो भी हो, अभी के लिए इनके हाथ वो किलर लग चुका होता है और ये केस यहीं पर हो जाती है क्लोज। और इस केस की पूरी डिटेल हमें देखने को मिलेगी अगले एपिसोड में, बट ये एपिसोड अभी यहाँ पर एंड नहीं होती। ये केस सिर्फ क्राइम यूनिट की तरफ से ही क्लोज होती है, एनालिसिस टीम की तरफ से ये केस तो बस शुरू होती है, क्योंकि इनका काम होता है क्रिमिनल्स के बिहेवियर को समझना कि वो ये सब क्यों करते हैं। और इसी के लिए युंगसू अपने फ्रेंड से बात करता है जो कि हेड होता है क्राइम यूनिट का, और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे चो यून का इंटरव्यू करने के लिए दे। एंड मोर लाइक वो उसे कंप्लेन करता है कि तुम्हारी टीम के पास सब कुछ है और मेरी टीम के पास एक पंखा तक नहीं। इसने शराब भी रखी होती है, इसलिए ये इमोशन में आकर सब कुछ कह रहा होता है, जो कि इसका मन रखने के लिए इसे एसी, टेबल, हीटर सब कुछ लाकर देने की बात करता है। साथ ही उसे परमिशन भी देता है कि वो उस चो नाम के क्रिमिनल का इंटरव्यू कर सकते हैं। तो वही युंगसू देर रात को अकेले ही अपने घर जा रहा होता है और उसे शराब के नशे में देखकर एक पर्सन इसकी और आगे बढ़ता है इसे मारने, बट जैसे ही युंगसू बड़बड़ाता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है तो ये उसे नहीं मारता और उसकी सिर्फ आईडी कार्ड को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो वही अगले दिन हायोंग की कार का एक्सीडेंट होता है एक रिपोर्टर की कार के साथ, और इस रिपोर्टर का नाम होता है चॉय, जो कि फ्रेंड होती है जोंगवो की, जो कि स्पेशली अपने पोस्ट के लिए जानी जाती है एंड मे भी आगे चलकर ये कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस कहानी में। साथ ही अब मिस योंग हायोंग से टेढ़ी बात नहीं करती, बट ऐसा भी नहीं होता कि ये दोनों फ्रेंडली होकर बात करते हैं, इसलिए मोस्टली बातें करने का काम होता है युंगसू का, जो कि इन्हें बताता है कि वो जल्दी ही चो यून गिल का इंटरव्यू करने वाले हैं ताकि वो जान सके कि उसने दो बार सेम ही अपराध क्यों किए। इनका मानना होता है कि क्रिमिनल के बिहेवियर को समझकर वो क्राइम को होने से ही टाल सकते हैं, या फिर एटलीस्ट वो जल्दी उन क्रिमिनल्स को पकड़ने में इनकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम किलर किसी को गुस्से में या फिर बदला लेने की भावना से मारते हैं, बट चो यून गिल जैसे किलर किसी को बिना वजह के ही मार सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर ये लोग डाइसुंग सीरियल किलर केस के बारे में भी बात करते हैं कि उस किलर को भी पकड़ने में इनकी ये रिसर्च काफी मददगार साबित होगी एंड मे भी ये लोग अब उसे ही पकड़ने के लिए जाए नेक्स्ट। जिन लोगों को डाइसुंग सीरियल किलर केस के बारे में नहीं पता उनके लिए बता दूं कि ये कोरिया का सबसे पहला सीरियल किलर केस था, जिसमें उस किलर ने 15 लोगों को मारा था। एंड ऑफ कोर्स मैंने उस मूवी को एक्सप्लेन किया है, सो जिन्होंने उसे नहीं देखा वो एक बार जरूर देख लें। अभी के लिए सीन शिफ्ट होती है एक नदी के पास, जहाँ पर एक पर्सन हाथ में हथौड़ा लेकर एक डॉग को देख रहा होता है और कुछ देर बाद ये उसे मार भी डालता है। मींस कि ये प्रैक्टिस कर रहा है लोगों को मारने का, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी केसेस देखे हैं उसमें सीरियल किलर ऐसे ही जानवरों को मारकर अपनी ट्रेनिंग फिनिश करते हैं लोगों को मारने की, और उसके बाद ये किलर उस ऑफिसर की आईडी कार्ड में अपनी फोटो चिपकाता है ताकि जरूरत पड़ने पर ये उसका इस्तेमाल कर सके। और सीन यहाँ से आगे बढ़ती है एक अंधेरी गली की तरफ, जहाँ पर वो फॉलो करता है एक लड़की को, जो कि जब पीछे मुड़कर देखती है तो ये वही आईडी कार्ड बाहर निकालता है और खुद को पुलिस बताता है। इवन कि ये उसे उसके घर तक छोड़ने की भी बात करता है, जिससे ये लेडी सेफ फील करने लगती है और ये एपिसोड हो जाती है खत्म। और आगे की कहानी कौन से केस को ओपन करेगी ये तो आपको अगले ही वीडियो में जानने को मिलेगा। अभी के लिए करते हैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म, और इसी तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड।